डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी कोर्स वर्क के लिए हम इस समय बात कर रहे हैं रेफरेंस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी की स्टाइल्स और प्रिपरेशन के संबंध में। पिछला लेक्चर हमने बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी साइटेशन के संबंध में। आज के लेक्चर जो कि इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, इसमें रेफरेंस के विषय में हम बात करेंगे, उसके इम्पोर्टेंस के विषय में हम थोड़ा बात करेंगे। रेफरेंस क्या है, तो इसको हम संक्षेप में समझ लें कि रेफरेंस या संदर्भ, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, शोध लेखन में इस्तेमाल किए गए अन्य स्रोतों का विस्तृत पता देता है। जब आप कोई भी शोधालेख लिखते हैं या अपना शोध प्रबंध लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या किसी भी तरह का लेख, दूसरी तरह का भी आप लिख रहे हो, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, और उसमें आप दूसरे के किसी के कहे हुए या लिखे हुए का हवाला देते हैं, या आप उसमें से कोई बात लेते हैं, कोई विचार लेते हैं या किसी की कही हुई बात लेते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, तो उसको हमें बताना चाहिए कि यहाँ से हमने लिया है। आपको मालूम है कि प्लेजियरिज्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है अभी लेखन में, अकादमिक लेखन में, और राइटिंग इथिक्स के रूप में प्लेजियरिज्म को बिल्कुल उसको नहीं लाना है। किसी भी स्थिति में प्लेजियरिज्म हमारे लेखन में नहीं होना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए, वो ना आए, इसके लिए आपको बराबर रेफरेंस देना चाहिए। यदि आप कभी भी किसी भी बात को कह रहे हैं, किसी का कोट कर रहे हैं, कोट जब करते हैं वो साइटेशन में आता है, हमने पिछली बार बात की थी। जब कोट नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपने किसी खास मुद्दे को, कोई ऐसी बात जो कि अन्यत्र नहीं मिलती, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही कही गई है, अगर आप उसको लेते हैं तो आपको उसका हवाला देना चाहिए, भले ही आप शब्दशः उसको कोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखिए मित्रों, यहाँ पर अंतर समझने वाली बात है। साइटेशन जब हम करते हैं या उद्धरण देते हैं, तब तो हम ज्यों का त्यों उनकी वर्डिंग्स को यूज़ करते हैं, उसके लिखे हुए या कहे हुए को ज्यों का त्यों उन्हीं के शब्दों में हम अपने लेखन में देते हैं। तब तो बताते ही हैं कि ये किसके द्वारा कहाँ पर कहा गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी की पूरी बात नहीं लेते हैं, उनके शब्दों को नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके कहे हुए को हम अपने शब्दों में दोहराते हैं। ये रेफरेंस देना होता है। अब आप भले ही उनके शब्दों को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष की कही हुई बात है, तब आपको ज़रूर बताना चाहिए कि ये किसने कहा है और कहाँ कहा है। यही रेफरेंस होता है। ठीक है। जितने साइटेशन होते हैं उसका भी हम रेफरेंस देते हैं। साइटेशन जहाँ पर दिया वहाँ पर भी हम संक्षेप में उल्लेख करते हैं, पिछली बार हमने बताया था, और फिर उसके बाद हम नीचे फुटनोट के रूप में या एंड नोट के रूप में हम उसका विस्तृत पता भी दे सकते हैं कि किस पुस्तक में किस संस्करण में किस वर्ष प्रकाशित हुई है, वो भी हम बता सकते हैं। तो वो रेफरेंस हुआ। तो रेफरेंस साइटेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है या नहीं जुड़ा हो सकता है। जब साइटेशन हुआ है तब तो उसका रेफरेंस आएगा ही आएगा। अगर साइटेशन नहीं भी हुआ है, मतलब उद्धरण आपने नहीं दिया है, शब्दशः नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपने किसी के कहे हुए की बात को इस्तेमाल किया है, किसी की बात को अपने लेखन में इस्तेमाल किया है, तो भी आपको उनका उल्लेख करना चाहिए, और ये रेफरेंस है।
रेफरेंस और साइटेशन में एक बार हम फिर से तुलना देख लें। साइटेशन सामान्य रूप से इन टेक्स्ट दिया जाता है, यानी जो लेखन प्रवाह है, जब आप लिखते ही रहते हैं तब उसी समय वहीं पर आप उद्धरण देते हैं, है ना। आप उस व्यक्ति का नाम दे सकते हैं कि फलां व्यक्ति ने फलां पुस्तक में या फलां अवसर पर ऐसा कहा था, और उनके शब्दशः उनके वाक्य को आप रख सकते हैं। जबकि रेफरेंस जो है वो या तो एंड नोट के रूप में दिया जाता है, या जहाँ पर आपने रेफरेंस दिया है तो वहीं पर फुट नोट के रूप में भी दिया जा सकता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जब साइटेशन करते हैं, जो कि हम लेखन के मुख्य प्रवाह के बीच में ही करते हैं, तो भी रेफरेंस को उसके रेफरेंस को यानी उसका पूरा विवरण जो है वो हमको फुट नोट या एंड नोट के रूप में देना चाहिए। अब रेफरेंस का महत्व क्या है, हम रेफरेंस क्यों दें? तो रेफरेंस का ये महत्व है कि एक तो आपका जो काम है उसकी प्रामाणिकता को ये सिद्ध करेगा। मतलब आपने बिल्कुल हवा में उठ कर के कोई बात नहीं की है। आप जितना भी रेफरेंस देंगे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उसी तरह के किए गए काम का अगर आप रेफरेंस देते हैं तो आपके बात का भी महत्व बढ़ता है। आपका शोधकर्ता का इस संबंध में उसने कितना अध्ययन किया है, इसके परिश्रम को, इसको वो अभिव्यक्त करता है। यानी आपने सचमुच अध्ययन करके उस अध्ययन को आगे अपने शोध के माध्यम से बढ़ाया है, ये प्रमाणित करता है। इसलिए शोध आलेख हो कि शोध प्रबंध हो, थीसिस हो कि रिसर्च पेपर हो, आपको रेफरेंस देते समय कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए। कई बार ये बात मन में आती है कि हम यदि ज़्यादा रेफरेंस देंगे तो हमारी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, लेकिन मित्रों बिल्कुल भी नहीं। जितना ज़्यादा आप रेफरेंस देंगे उतना समझ में आएगा कि आपने गहन अध्ययन इस विषय पर किया है, इतने लोगों का काम देखा है आपने, और अब जो बात आप कह रहे हैं, भले ही हो सकता है कि आपने एक ही पॉइंट उसमें और जोड़ा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी महत्व का होगा, क्योंकि आपने अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो इसलिए हमेशा रेफरेंस बराबर देना चाहिए। साथ ही जो आपके पाठक हैं, जब वो प्रस्तुत जो भी आपने विषय उठाया है उस पर अगर वो गहन अध्ययन करना चाहें तो उनके पास आपके काम के माध्यम से, आपके दिए गए रेफरेंस के माध्यम से उनके पास पर्याप्त सूचनाएं, पर्याप्त संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि बिना किसी विशेष प्रयास के वो उस विषय पर गहन अध्ययन कर पाएंगे, और ये आपके काम के महत्व को दर्शाएगा। फिर जो भी आवश्यक सूचना से युक्त अगर रेफरेंसेस दिए गए हैं तो यह जो है आपके काम की गुणवत्ता में भी अभिवृद्धि करता है। जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि स्पष्ट होगा कि इस विषय पर कितना काम हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है। इसका रेफरेंस अगर आता रहेगा तो आपके भी जो काम का महत्व है, आपके काम की जो ऑथेंटिसिटी है वो अधिक प्रमाणित होती रहेगी, उसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी। तो इसलिए रेफरेंस बराबर देते रहना चाहिए, अधिक से अधिक देना चाहिए, और उसका पूरा विवरण बने अच्छी तरह से, लेखक का नाम, लेखक के बने जिस पुस्तक में अगर उसने कहा है या उसका भाषण है तो वो भाषण कब किस अवसर पर दिया गया, वो पूरा रेफरेंस उसमें आना चाहिए। अब जो रेफरेंस है उसके संभावित स्रोत, हम कहाँ से रेफरेंस किस किस जगह से ले सकते हैं, तो ग्रंथ और पुस्तकों से ले ही सकते हैं, जर्नल से ले सकते हैं, शोध पत्रिकाओं से ले सकते हैं, समाचार पत्रों और मैगजीन्स पत्रिकाओं से भी ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार आदि में प्रस्तुत पत्र है, अगर किसी का शोध पत्र है और वो प्रोसीडिंग्स में
कॉन्फ्रेंस या सेमिनार की प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित है वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि आपने कोई सेमिनार अटेंड किया हो और उसमें कोई शोध पत्र पढ़ा गया हो, उस समय आपको कोई बात उनकी बहुत ठीक लगी हो, अपने विषय से संबंधित लगी हो और आपने उसको ग्रहण कर लिया हो और उस अपना लेखन करते समय आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। भले ही उनका शोध पत्र कहीं प्रकाशित है या नहीं है, लेकिन आप अगर उनकी कही हुई बात का वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं तो आपको उसको उस पूरे जहाँ से आपने लिया, जब आपने सुना, उसका विवरण देना चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस में इस दिन इस व्यक्ति द्वारा पढ़े गए पत्र, शोध पत्र से में ये बात कही गई थी। तो ये आपको पूरा विवरण देना चाहिए। संस्थागत और सरकारी प्रकाशन जो होते हैं, जो ब्रोशर वगैरह हो सकते हैं किसी के, या जो इन्फॉर्मेशन विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा, जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा इन्फॉर्मेशन बुकलेट वगैरह निकलती हैं, तो उनसे आप ले सकते हैं। माने किसी भी तरह का ब्रोशर, किसी भी तरह का बुकलेट हो, वो उसमें से अभी आप अपना संदर्भ दे सकते हैं। ई स्रोत अभी बहुत बड़ा एक स्रोत बन गया है रेफरेंस का, जिसमें कि आप वेबसाइट से अगर कुछ लेते हैं, ब्लॉग से लेते हैं, या फिर कहीं आपने CD रोम वगैरह का प्रयोग किया है, या किसी भी तरह का, किसी भी संस्था का डाटा बेस आपने एक्सप्लोर किया है, तो उसका भी संदर्भ आप दे सकते हैं। शोध ग्रंथ, रिपोर्ट आदि जो प्रकाशित होती हैं, उस पर भी आप दे सकते हैं। लाइब्रेरी में जो भी थीसिस होती है, आपकी भी जो थीसिस होगी वो अंततः लाइब्रेरी में रखी जाएगी, और उससे भी लोग ले करके आगे जो शोध करने वाले व्यक्ति हैं वो आपके ग्रंथ से ले सकते हैं। इसी तरह से आपसे पहले जिन लोगों ने शोध किया है उनके शोध ग्रंथ में से ले सकते हैं। वो पुस्तकाकार प्रकाशित हो न प्रकाशित हो, लेकिन शोध ग्रंथ के रूप में भी है तो भी आप उनसे ले सकते हैं। इसी तरह से विभिन्न संस्थाएं अपने कामकाज की रिपोर्ट बनाती हैं, तो वो भी लाइब्रेरी में संरक्षित होती है। तो उन रिपोर्टों से अगर आप कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और उसका पूरा विवरण रेफरेंस में देंगे। निजी साक्षात्कार और अप्रकाशित सामग्री भी जितनी भी है वो सब रेफरेंस में आएगी। निजी, अगर आप किसी व्यक्ति अपने शोध के संदर्भ में किसी से मिलने गए और उनसे बातचीत करते समय आपको कुछ चीज़ें आपने नोट की या उनको सुनकर भी याद रखी और बाद में अपने लेख में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि इस व्यक्ति से इस समय बातचीत करते हुए ये चीज़ें प्राप्त हुई, तो वो भी रेफरेंस में आएगा। इसी तरह से अप्रकाशित कहीं भी प्रकाशित नहीं है, लेकिन कोई सामग्री किसी ने हाथ से लिख करके कहीं पर कुछ रखा हुआ है, किसी भी तरह का कोई सूचना कुछ आपको कहीं से प्राप्त हुई है जो कि आप प्रयोग कर रहे हैं अपने शोधालेख में या शोध प्रबंध में, तो उसको भी आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको भी आपको पूरे विवरण के साथ वहाँ पे बताना चाहिए। कई बार होता है कि विवरण हमें पूरा न याद हो, इस तरह की जो अप्रकाशित सामग्री होती है उसका पूरा विवरण हमें नहीं मिलता है, तो भी जितना विवरण आपके पास है उतना विवरण निश्चित रूप से आपको देना चाहिए। तो ये रेफरेंस हुआ। इस पूरे व्याख्यान का यदि हम सार निकालें, अगर हम कुछ पॉइंट्स में इस चीज़ को समझना चाहें, रेफरेंस को समझना चाहें, तो ये है कि रेफरेंस किसी भी शोध आलेखन का महत्वपूर्ण अंश होता है। किसी भी आलेखन का हम कह सकते हैं, लेकिन शोध आलेख में तो इसका विशेष महत्व है, तो वो एक महत्वपूर्ण अंश है। माने अगर आपने कोई भी शोधालेख लिखा, उसमें कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो आपकी बात पर गौर ही नहीं किया जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने पर्याप्त अध्ययन नहीं किया है और आप कहीं से भी कुछ भी हवा में बात करते हुए कुछ भी कपोल कल्पना लिख रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी ही नहीं बनेगी। तो कोई भी किसी भी तरह का अगर आलेख आपको लिखना है और उसकी महत्ता, उसकी प्रामाणिकता आपको सिद्ध करनी है, तो आपको रेफरेंस देना ही चाहिए। तो इसलिए रेफरेंस किसी भी शोध आलेखन का महत्वपूर्ण अंश होता है। ये एक तो
दूसरों का जो कार्य है, आप किसी ने भी कुछ भी किया है, उस आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय पर किसी ने भी कुछ भी काम किया है, उसको उचित श्रेय प्रदान करता है और आपको प्लेजियरिज्म के आरोप से बचा लेता है। रेफरेंस हम किस प्रकार से दें, इस पर ये बहुत सारी इसके तरीके हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। आपका शोध किस विषय पर है, उसके आधार पर ये तय होता है कि आप कौन सी पद्धति अपनाएं। और कई बार पद्धति आप कोई सी भी अपनाएं चलेगा, लेकिन मुख्य बात ये है कि आपको रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि आप एक शोध आलेख हो या एक शोध प्रबंध हो, उसमें आपने रेफरेंस की जो पद्धति भी अपनाई है उसको आप पूरे में बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आपने पहले चैप्टर में तो एक तरह की पद्धति अपनाई, दूसरे चैप्टर में आपने पद्धति बदल दी और दूसरे तरह से रेफरेंस दिया। ये नहीं करना चाहिए। एक जो आलेख है, चाहे वो शोध आलेख हो या शोध प्रबंध हो, उसमें एक ही तरह की पद्धति का अनुसरण करते हुए पूरे के लिए रेफरेंस देना चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी रेफरेंस के संबंध में। इस संबंध में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आपको वेबसाइट से बहुत सारे आप माने मिल जाएंगे। आपको वेबसाइट पर आप गूगल में रेफरेंस डालिए और आपके सामने एक पूरी लिस्ट खुलेगी रेफरेंस से संबंधित आलेखों की, तो उसको आप थोड़ा देख सकते हैं। मुख्य बात यही है कि आप अपना शोध ग्रंथ लिखते समय या आपका शोधालेख लिखते समय, अपनी थीसिस या रिसर्च पेपर लिखते समय ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस देने का प्रयत्न करें। रेफरेंस देने से कभी भी बचें न। ये आपको आपकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं करता है, बल्कि आपके काम की प्रामाणिकता को ही सिद्ध करता है और आपको किसी भी तरह के प्लेजियरिज्म के आरोप से बचा लेता है। तो मित्रों, आज का हमारा व्याख्यान हम यहीं पर रोकते हैं रेफरेंस के विषय में। अगले व्याख्यान में हम बिब्लियोग्राफी के विषय में थोड़ी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमं